अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर और इसका सेकंड लास्ट टॉपिक इमॉर्फस सॉलिड को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो इमॉर्फस सॉलिड होगा ये आपके पास बेटा फाइनल एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, या तो पूछा जाएगा व्हाट इज इमॉर्फस सॉलिड, डिस्कस इट्स वेरियस प्रॉपर्टीज, या आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कंपैरिजन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड इमॉर्फस सॉलिड, या डिफरेंशिएट बिटवीन इमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब सबसे पहले बात आती है व्हाट इज ए मार्फस। ए का मतलब है नहीं, नो। मार्फस का मतलब शक्ल। तो ऐसे सॉलिड्स जिसकी कोई स्पेसिफिक शक्ल नहीं है, कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं होती, तो दैट इज नोन एज ए मार्फस सॉलिड। अब ये क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री होती क्यों है। अगर बेटा कोई भी एलिमेंट्स के अंदर, कोई भी सॉलिड जो है उसके अंदर जो एटम आयन या मॉलिक्यूल होते हैं वो एक खास तरतीब के साथ लगे हुए होंगे तो उसकी एक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। तरतीब से मुराद ये है, देखिए जैसे ये मैं गोलदारा बना रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टार बना देता हूँ, दो के बाद फिर एक स्टार बना देता हूँ, फिर ये दो के बाद फिर एक स्टार सा बना देता हूँ। तो दैट इज ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को आप कहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, एक खास तरतीब के साथ ये अपने आप को रिपीट कर रही है। तो इसको हम कहते हैं 3D, थ्री डिमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल। जिनके अंदर ऐसे तरतीब के साथ एटम लगे हुए होते हैं उन सॉलिड्स को आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और जिनके अंदर ये एटम आयन या मॉलिक्यूल्स की तरतीब नहीं होती, बेतरतीबे होते हैं। फॉर एग्जांपल कहा यहाँ पे एक एटम है, दूसरा बेटा यहाँ पे है, तीसरा इधर है, चौथा इधर है। नो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बिखरी हुई चीजें हैं, सारे एटम्स बिखरे हुए हैं। नो स्पेसिफिक अरेंजमेंट, सच आर नोन एज ए मार्फस। तो आप इसे ए मार्फस कहते हैं। जैसे आप कमरे के अंदर आए, वहां पे आपकी किताबें बड़ी तरतीब के साथ पड़ी होती हैं, तो वेल अरेंज्ड होती हैं, वेल ऑर्डर्ड होती हैं। अगर वो कमरे के अंदर बिखरी हुई हैं तो उसे आप ए मार्फस कहेंगे कि ये क्या चीज है जो बिखरी हुई है। तो अब आप इसको कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो डू नॉट पोजेसेस रेगुलर थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप। इनके अंदर रेगुलर थ्री डिमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती। इनके अंदर इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, कहीं पे किस तरीके से, कहीं से कैसे। अरेंजमेंट रिजेंबल्स लिक्विड। और इनकी जो रिजेंबलेंस होती है, ये जो अरेंजमेंट की रिजेंबलेंस होती है वो लाइक लिक्विड्स होते हैं। ये जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स की कोई तरतीब नहीं होती, ये बिखरे हुए होते हैं, बेतरतीबी होते हैं। और एमार्फस सॉलिड जो होते हैं इनको भी हम कहते हैं कि इनके एटम्स या मॉलिक्यूल की तरतीब भी लिक्विड की तरह होगी। इसलिए बेटा इन सॉलिड्स को आपने मुख्तलिफ नाम के साथ जानते हैं। पहला जो इनका नाम आता है इन्हें आपने सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। जैसे हमारे पास ये ग्लास होता है, शीशा होता है, इस शीशे को आपने जो नाम दिया हुआ है वो सुपर कूल्ड है, इसे सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। कहते हैं कि हमारी इस कायनात के अंदर जो टेम्परेचर है, मतलब ये जो हमारी कायनात है इसके अंदर जो टेम्परेचर है फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये जो ग्लास है, शीशा है, ये इसका बेटा फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी ये है लिक्विड, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर, हमारी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसे फ्रिज के अंदर पानी जो है वो बर्फ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। ऐसे हमारा ये जो ग्लास होता है ये लिक्विड है और हमारी जमीन का टेम्परेचर इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए आप इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं ग्लास को। ये क्यों इसे नाम दिया जाता है, इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर कोई तरतीब नहीं होती, लिक्विड्स के अंदर कोई तरतीब नहीं होती, लैक ऑफ अरेंजमेंट होती है। और इसी तरीके से ये जो ग्लास होता है इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स की कोई तरतीब नहीं पाई जा रही। ड्यू टू दिस रीजन इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। इन्हें आप ग्लासी सॉलिड्स भी कहते हैं, विट्रस सॉलिड का नाम भी देते हैं, और इन्हें आपने सीडो सॉलिड्स भी कहते हैं। मतलब ये झूठे सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स के लिए एटम्स की तरतीब होना जरूरी है। अब इनकी आपके पास एग्जांपल्स आ जाते हैं कि एमार्फस सॉलिड्स आखिर होते कौन से हैं, कुछ एग्जांपल्स तो बताएं। तो इनकी एग्जांपल्स हैं रबर। रबर जो होती है वो एमार्फस सॉलिड है, मतलब इसके अंदर एटम्स की कोई तरतीब नहीं होगी। ग्लास जो शीशा हमारे पास होता है ये इसकी कॉमन एग्जांपल है। प्लास्टिक है, विट्रस, सलीका। सलीका कहते हैं जमीन वाली रेत को, अगर इसको आप पिघला देते हैं एक खास टेम्परेचर के ऊपर तो इस पिघले हुए जो हमारी जमीन है इसको तेजी से ठंडा करते हैं तो ये एमार्फस सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इसे आप विट्रस सलीका कहते हैं। ऐसे हमारे पास कोल टार होती है जिसे आप लुक कहते हैं। ये सारे एमार्फस सॉलिड की एग्जांपल्स हैं। अब हमारे पास एमार्फस सॉलिड्स की कुछ बच्चों प्रॉपर्टीज आती हैं
पहली प्रॉपर्टीज ये आती है कि इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स नहीं है, यानी लॉन्ग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इज अब्सेंट। इनके अंदर एक लंबी अरेंजमेंट नहीं है, यानी थ्रू आउट द क्रिस्टल इसके अंदर अरेंजमेंट की बड़ी शदीद कमी पाई जा रही है। कहीं कहीं ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके कुछ हिस्सों के ऊपर कहीं कहीं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आ जाएगी, और वो हिस्सा जहां पे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आ जाती है उस हिस्से को आपने क्रिस्टलाइड्स कहते हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा, व्हाट इज क्रिस्टलाइड्स, तो आप कहेंगे सॉलिड हैव स्मॉल रीजन, सॉलिड का ऐसा छोटा सा इलाका वेयर ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज फाउंड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइड्स, यानी उस सॉलिड का वो छोटा सा हिस्सा जहां पे थोड़ी बहुत एटम्स की खास तरतीब पाई जाएगी आप उसे क्रिस्टलाइड्स कहते हैं। अब मेल्ट ओवर, ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं अगर आप इन्हें पिघलाना चाहते हैं तो मेल्ट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये एक ही टेम्परेचर के ऊपर मेल्ट नहीं होते बल्कि एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्लास है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फॉर एग्जांपल बेटा 85 से शुरू होता है, तो ये 95 तक चला जा रहा है, मतलब 85 पे कुछ हिस्सा इसका पिघल गया, कुछ 86 पे, कुछ 87 पे, कुछ 90 पे, 95 तक। इसे हम कहते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर के, एक ही टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगा। अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है NaCl है और आप इसे पिघलाना चाहते हैं तो ये 801 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 801 डिग्री सेंटीग्रेड दोगे इसको टेम्परेचर तो सारा नमक वहीं पे पिघल जाएगा, सारे का सारा, चाहे जितना भी अमाउंट्स में आपने लिया हुआ है, तो इसे हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट आता है कि ये जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन टू फॉर्म डिफरेंट शेप्स। एमॉर्फस सॉलिड्स को बेटा मोल्ड कर सकते हैं, सांचों में डाल सकते हैं और मुख्तलिफ शक्लों के अंदर आप इसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे रबड़ की आप मुख्तलिफ चीजें देखते हैं, बोतल्स देखते हैं, तारे देखते हैं, तो इनको इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं डिफरेंट शेप में। अब ये जो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे डू नॉट हैव ए वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, इनके पास पिघलने वाली, यानी अगर किसी भी सॉलिड को जब आप पिघलाते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जिसे आपने हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो हमारे पास जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनकी कोई भी स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है। जैसे देखें पानी जो होगा, ये पानी है, जब आप इसे आइस में कन्वर्ट करते हैं, बर्फ के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो बर्फ के अंदर ये कन्वर्ट है, ये पानी, ये आइस है, इस आइस को जब आपने लिक्विड वाटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको 4.7 किलो जूल पर मोल इसको हीट देनी पड़ेगी, फिर ये जो बर्फ होती है ये पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसे हम कहते हैं कि ये आपके पास हीट ऑफ फ्यूजन होती है। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनकी कोई भी हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। ये शॉर्ट क्वेश्चन बेटा या तो इस तरीके से भी आ सकता है कि कंपैरिजन ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड, दोनों को कंपैरिजन करें। चार बातें यहाँ पे बेटा डिस्कस की गई है जिनको हम देखते हैं। पहली है ज्योमेट्री ऑफ सॉलिड, कि ज्योमेट्री कैसे होगी, आपने ऐसे इसके कॉलम्स बना के इसे लिखना है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ज्योमेट्री होती है हर सॉलिड की। जैसे आपके पास NaCl होगा, ये क्यूबिक शेप होगा क्योंकि इसके जो एटम्स होते हैं वो आपस में इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इसकी एक क्यूबिक शेप बन जाएगी। जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं या तो ये लंप की शक्ल में पाए जाते हैं, ढल्ले की शक्ल में पाए जाते हैं, या ये पाउडर फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, फाइन पाउडर फॉर्म के अंदर आपको मिलेंगे। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ये जो बेटा हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं दे हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब एक ही टेम्परेचर के ऊपर सारे का सारा सॉलिड पिघल जाएगा। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे डू नॉट हैव ए possesses a sharp melting point, उनका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि उनका हमारे पास वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो मेल्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपने शार्प मेल्टिंग पॉइंट की अभी एग्जांपल देखी कि NaCl का जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी बेटा एमॉर्फस सॉलिड होगा तो वाइड रेंज के ऊपर जाके वो मेल्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज। जितने भी बेटा हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे आर एनआइसोट्रॉपिक। एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन ऑन डायरेक्शन। ऐसी बेटा खसूसियात जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं उन्हें आपने एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक है। तो अगर आपने किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को बेटा तोड़ना चाहते हैं तो उनमें स्पेसिफिक प्लेन्स होते हैं जिन्हें आप क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं, वहां से आप उन्हें तोड़ेंगे तो वो वीक पॉइंट होता है, वहां से आसानी के साथ उन्हें आप तोड़ सकते हैं। ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर से अगर आप बिजली को गुजारना चाहते हैं,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ ग्राफाइट। आप ग्राफाइट की एग्जांपल ले लें, अगर ग्रेफाइट को आपने पैरेलल लेयर्स की शक्ल में अरेंज करते हैं तो ये आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के अच्छे मूसल हैं, यहाँ से तेजी से बिजली गुजर सकती है। अगर आप इसे परपेंडिकुलर अरेंज करते हैं तो इट बिकम ए नॉन कंडक्टर, आप इसके अंदर से करंट नहीं गुजरेगा, तो इट्स मीन इट डिपेंड अपॉन ऑन ए डायरेक्शंस। तो ये बच्चों डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं दे आर आइसोट्रोपिक। आइसो मीन सेम, ट्रोपिक मीन डायरेक्शंस। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हर डायरेक्शंस के अंदर क्या होती हैं, सेम होती हैं। जैसे हमारे लिक्विड्स होते हैं वो आइसोट्रोपिक होते हैं, अगर एक बराबर जगह पे किसी लिक्विड को गिराया जाए तो हर सीमत पे इक्वल फ्लो कर रहा होता है, दैट इज नोन एज ए आइसोट्रोपिक। अगर किसी भी खुशबू को या गैस को आप छोड़ते हैं तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली फैल जाती है, तो इसे भी आपने आइसोट्रोपिक कहते हैं। एन आइसोट्रोपिक का मतलब होता है जो डायरेक्शंस पे डिपेंड करते हैं, आइसोट्रोपिक का मतलब होता है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते। अब ऑर्डर ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, ये जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं दे हैव ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर लॉन्ग रेंज ऑफ ऑर्डर पाया जाएगा, यानी ये जो तरतीब है वो पूरे क्रिस्टल्स के अंदर आपको नजर आ रही होगी। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर बेटा लॉन्ग रेंज ऑर्डर जो होता है वो अब्सेंट होगा, यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज अब्सेंट। उसके अंदर जो एटम्स आयन या मॉलिक्यूल है वो एक खास तरतीब के साथ पूरे क्रिस्टल्स के अंदर नहीं पाए जाएंगे, कहीं थोड़ी बहुत तरतीब होगी, कहीं बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये एमॉर्फस सॉलिड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कंपैरिजन था। उम्मीद है बेटा कि इस डिस्कशन से आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।